नमस्कार, होम टीवी भारत में स्वागत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और विधानसभा परिसर में विपक्ष ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में है और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी दलों से अपील करते हुए कहा है कि सदन में जनहित से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक और स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए ताकि प्रदेश के विकास को और गति मिल सके। इसी बीच हॉर्नबिल टीवी चैनल के संवाददाता अबू तलहा ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मयंक केशवर शरण सिंह से इस पूरे मुद्दे पर खास बातचीत की और मंत्री विपक्ष के आरोपों पर विधानसभा सत्र और सरकार के रुख को अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मयंक केशवर शरण सिंह ने क्या कहा। विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आज इस सत्र की शुरुआत हुई, शोक संवेदना व्यक्त की गई, उसके बाद सदन स्थगित हो गया कल सुबह 11 बजे तक। हालांकि सदन शुरू होने से पहले ही विपक्ष हंगामा करते हुए नजर आया, तो ऐसे में क्या उम्मीद है कि कल जो विपक्ष है वो सदन चलने देगा? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष केवल एक ही काम कर रहा है, सनातन और सनातन के मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ और किस प्रकार से कितनी प्रकार से सनातन को हम नीचे गिराएं, इसी प्रयास में लगा रहता है। और मुझे लगता है कि ये करते करते वो भूल गए हैं कि आज सनातन पूरे विश्व में जिस तरीके से सनातनी एक साथ उठ के खड़ा हो गया है, तो निश्चित तौर पे आगे उनकी कोई संभावना दिखती नहीं है। आपने सनातन की बात करी, दिल्ली में जिस तरह से एक नाटक प्ले किया गया था, देखा होगा आपने, सदन के बाहर पप्पू यादव जो सांसद हैं वो करते हुए नजर आए। तमाम और भी विपक्ष के नेता थे, चाहे वो राहुल गांधी की बात करें, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, तमाम नेता थे जिन्होंने कहीं ना कहीं भगवा वस्त्र धारण किया था पप्पू यादव ने। तो क्या इससे कहीं ना कहीं सनातन का अपमान हुआ? क्या उनके खिलाफ भी किसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित तौर पे अगर आप पप्पू यादव को देखें तो कितने बड़े हिस्ट्री शीटर हैं वो, और आज ढोंग कर रहे हैं जिस प्रकार से और सनातन का मजाक उड़ा रहे हैं। देश की जनता देख रही है और देश उनको समय आने पर माकूल जवाब देगा। विपक्ष की बात करें तो तमाम मुद्दे विपक्ष लेकर बैठा है, चाहे बेरोजगारी हो, स्वास्थ्य हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत विपक्ष विरोध कर रहा है। फिलहाल अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं ना कहीं पहले से बेहतर हुई है, तो ऐसे में विपक्ष लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े करते हुए नज़र क्यों आता है? देखिए, उनके पास कुछ कहने को है नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर पिछले आप 9 साल में देखें तो जिस प्रकार से आज की तारीख में 85 मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में शुरू हो चुके हैं और इनके समय में केवल 17 थे, ये इनको दिखाई नहीं पड़ता है। एक साल में हमारे चाहे स्वास्थ्य विभाग के हों चाहे चिकित्सा शिक्षा विभाग के हों, 48 करोड़ से ऊपर की हमारी ओपीडी है। इतने लोगों को हम स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और इसमें केवल उत्तर प्रदेश भी नहीं, हम हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, नेपाल तक के लोग आते हैं उत्तर प्रदेश इलाज कराने, और हम किसी को मना नहीं करते, सबका करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इनको कुछ करना, अपने समय में कुछ करे नहीं। चाहे आप विकास आप देखिए, जिस तरीके से सड़कों का निर्माण हुआ है पिछले 9 सालों में, आप जहाँ पे चले जाएं, आपको जहाँ बलिया जाने में जहाँ 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे लगते थे, आप 4.5 घंटे 5 घंटे में बलिया पहुँचे जा रहे हैं। तो जनता देख रही है और जनता को इनको समय आने पे माकूल जवाब देगी। अखिलेश यादव लगातार स्वास्थ्य पर बोला करते हैं। अगर बात करें, जैसे आपने अभी बताया एक्सप्रेसवे की, कि तमाम ऐसे एक्सप्रेसवे बन गए हैं जिसका रास्ता बहुत आसान हो गया आने जाने में, पर एक्सप्रेसवे को लेकर भी अखिलेश यादव ने अभी जो लखनऊ और कानपुर का जो है एक्सप्रेसवे बना है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए कि 9 दिन में ही सड़कें उखड़ने लगी। देखिए, अखिलेश जी को तो मैं एक सलाह दूंगा, यहीं लखनऊ का दृश्य था,
माननीय मुलायम सिंह यादव जी मंच पर भाषण दे रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा था अखिलेश जी के लिए, मैं शब्द यहाँ पे दोहराना नहीं चाहता हूँ, मेरे पास क्लिप है, मैं आपको क्लिप दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा था जो अपने बाप का नहीं हुआ, ये मुलायम सिंह जी के शब्द हैं, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी और का कैसे होगा। तो उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय मुलायम सिंह जी के इन शब्दों को आज भी याद करती है और उनके बताए हुए कथन पे ही चलेगी। एक आखिरी सवाल, 2027 का चुनाव नज़दीक है, कैसी तैयारियां हैं? और विपक्ष कह रहा है कि इस बार पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। देखिए ये तो समय आने में पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ही प्रचंड बहुमत 300 के पार जाएंगे और उसको आज की तारीख में जिस तरीके से सनातन को मारने वाले लोग जिस तरीके से एकजुट हुए हैं, उससे ये लोग तिलमिलाए हैं, घबराए हैं। और अनर्गल आपने अभी देखा होगा जिस तरीके से दिल्ली में भी जो धरने प्रदर्शन हुए, उस पर जिस तरीके से अश्लीलता को परोसा गया, हिंदुस्तान की जनता इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उसके बाद आप देखिए जो कुछ बच्चों ने जो गलतियां की, उनके परिवार के लोग माफ़ी मांग रहे हैं, वो भी माफ़ी मांग रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, और प्रधानमंत्री जी ने उनको माफ़ भी किया। बच्चों की गलती को हम लोग नज़रअंदाज करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर उनकी आड़ में जिनके ऊपर 40-40, 50-50 मर्डर के मुकदमे चल रहे हैं, उनको हम छोड़ेंगे भी नहीं। पुराने सहयोगी रहे अखिलेश यादव, कोई सलाह देंगे 2027 के चुनाव के लिए? मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि माननीय नेताजी की जो भावनाएं हैं उनको देखते हुए वो राजनीति छोड़ दे, ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये बीजेपी विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अखिलेश यादव को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। हालांकि आज सदन का पहला दिन था, शोक संवेदना व्यक्त हुई, उसके बाद सदन को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। एक बार कल फिर से सदन की शुरुआत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ मैं अबू तलहा, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के मानसून सत्र 2026 शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष सदन को सुचारू रूप से चलाने और जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने की अपील की। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहां सत्र प्रदेश के विकास और जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषय के लिए बेहद अहम है तथा सरकार हर मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार है। और राम मंदिर दान चोरी के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग पहले से राम भक्तों पर गोली चलवाने के आरोपों पर जुड़े रहे हैं, वे आज अयोध्या और राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर दोहरे मापदंड और अपनाने का आरोप लगाया। इसी बीच हॉर्नबिल टीवी चैनल के संवाददाता अबू तलहा ने विधायक राकेश प्रताप सिंह से इस पूरे मुद्दे पर खास बातचीत की और विधानसभा सत्र विपक्ष के आरोपों और सरकार के रुख को उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। और आइए सुनते हैं विधायक राकेश प्रताप सिंह ने क्या कहा। विधायक राकेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से आज सदन का पहला दिन था, शोक संवेदना व्यक्त की गई, उसके बाद सदन स्थगित हो गया, पर सदन चलने से पहले ही विपक्ष हंगामा करते हुए नजर आया। तो ऐसे में कल जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, क्या लगता है विपक्ष सदन चलने देगा या नहीं देगा? क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था सदन नहीं चल पाया था सही से। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भारतीय संविधान में विपक्ष का विश्वास उठ चुका है और केवल अब उपद्रव करना, अराजकता फैलाना, यही विपक्ष का काम बचा है। इसके अलावा विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है। मुद्दा विहीन विपक्ष हो चुका है। बेरोजगारी, राम मंदिर जो चोरी कांड हुआ, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर हंगामा भी आज यहाँ पर देखने को मिला। तो ऐसे में क्या इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो पूरी तरह से हावी नजर आ रहा है क्या? देखिए, राम मंदिर पे जो चंदे चोरी की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वही लोग परेशान हैं जिन्होंने 1 रुपये चंदा नहीं दिया है। तो 1 रुपये चंदा ना देने वाले चंदा के संरक्षण की बात, रख रखाव की बात करते हैं। मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से और आदरणीय अखिलेश यादव जी से जानना चाहता हूं कि आपने कितना चंदा दिया है और किस चंदा चोरी की बात कर रहे हैं। कुछ कर्मचारियों द्वारा
बेईमानी की गई, चोरी की गई, उसके लिए आप पूरे सनातन को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, उसके लिए सारे भगवाधारियों को आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, उसके लिए सारे मठ मंदिरों पर रहने वाले पूजा करने वाले पुजारियों को कटघरे पे खड़ा कर सकते हैं। सबसे बड़े चोरों के गिरोह के सरदार अगर इस तरह की चोरी की बात करते हैं तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। जिस तरह से दिल्ली में सदन के बाहर भी देखा गया, एक नाटक प्ले किया गया, उसमें पप्पू यादव जो है सांसद हैं, वो भगवा वक्त में नजर आए, और तो कहीं ना कहीं देखिए सनातन का अपमान होते हुए नजर आए। तो क्या उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए और क्या उनको इस तरह की चीजें करनी चाहिए, क्योंकि एक वो सांसद हैं? देखिए, मैं तो केवल इतना कहूँगा कि पप्पू यादव ने जो किया वो बहुत निंदनीय है, और उन्होंने अपनी भावना के अनुसार और उसमें सम्मिलित होकर राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी अपनी भावना के अनुसार सनातन विरोधी मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं। उनसे सनातन विरोधी मानसिकता से ओत-प्रोत अपने आप वो है, लेकिन उसको उन्होंने उस दिन प्रदर्शित भी कर दिया, उस भाव को रोक नहीं पाए। मैं फिर उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप राजनीति में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन से लड़िए। आपको जनता नहीं पसंद कर रही है, आपको जनता लगातार हरा रही है, तो उससे हार से खिसिया कर सनातन से, हिंदुत्व से, देवी देवताओं से, मठ के संत महंत और पुजारियों से लड़ने का प्रयास मत करिए। संत महंत पुजारियों का कि हाँ अगर बद्दुआ लगती है तो कोई बच नहीं पाता है। आखिरी सवाल है, 2027 में चुनाव है, अखिलेश यादव लगातार पीडीओ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का 2027 में पूरी तरह से सफाया करेंगे। आप पुराने सहयोगी रहे हैं, क्या सलाह देंगे अखिलेश यादव जी को? देखिए, कोई पीडीए नहीं है, पीडीए की बात करने वाले सबसे बड़े पीडीए विरोधी हैं। मेरे जनपद का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज नगर था, उसका नाम बदल कर अमेठी रखा गया, तो ये कहाँ से पीडीए का तर्क है? इसी तरह से अंबेडकर जी के नाम पे जो संस्थाएं थी उसको बदला गया, अहिल्याबाई जी के नाम पे जो संस्थाएं थी उसका नाम बदला गया। तो जो लगातार रविदास जी के नाम पे जो संस्थाएं थी उसका नाम बदला गया। तो लगातार दलित विरोधी मानसिकता से काम करने वाले लोग अगर आज पीडीए की बात करते हैं, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मैं उसका विधायक था, तो जब फ्रंट लाइन के आप जो फ्रंट लाइन पे मंत्री बैठते थे, उस समय की फोटो निकाल लीजिए, आपको बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा कि असली पीडीए क्या है। उस समय पहली कुर्सी पे अखिलेश यादव, दूसरी कुर्सी पे आजम खां, तीसरी कुर्सी पे शिवपाल यादव, चौथी कुर्सी पे बलराम यादव, पांचवी कुर्सी पे अंबिका चौधरी, छठवीं कुर्सी पे पारस यादव, सातवीं कुर्सी पे राम गोविंद चौधरी, आठवीं कुर्सी पे फाहिद मंजूर, नौवीं कुर्सी पे इकबाल महमूद। इस तरह से सारे लोग आगे आपको फ्रंट पे फोटो आपको मिल जाएगी। आज आप जब फ्रंट लाइन की फोटो उठाएंगे, अब सदन चल रहा है, कल आके देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ पंत, सुरेश खन्ना जी, केशव मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, बेबी रानी मौर्य जी, संजय निफात जी, अनिल राजभर जी, दारा चौहान जी, ये क्या नाम अपने वर्मा जी, इस तरह से सभी जातियों का समावेश बना के आगे की फ्रंट पे कैबिनेट मंत्री बैठ रहे हैं। तो पीडीए अब वर्तमान में पीडीए किसके साथ है और पीडीए के साथ लेके कौन काम कर रहा है कि दो जातियों को लेके जो पीछे काम किया जाता है वो अपने आप तथ्य सहित मैं आपको बता रहा हूँ, तथ्यों के साथ आपको जानकारी हो जाएगी। तो मतलब पीडीए भी ये सिर्फ एक दिखावा है अखिलेश यादव का? पीडीए के नाम पर पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी की संपदा शक्ति राजनीतिक कद को बढ़ाने का केवल षड्यंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये विधायक राकेश प्रताप सिंह जी थे जिन्होंने साफ तौर से बताया कि पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव सिर्फ अपने परिवार को ही आगे बढ़ा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ महबूब अल्हा, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए इसे राजनीतिक ड्रामा करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में भर्ती और परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता होती थी, जबकि वर्तमान सरकार पारदर्शिता और सुशासन के लिए काम कर रही है और मदरसों में कामिल और फाजिल डिग्री को लेकर सरकार
के फैसले पर राजभर ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था को नियमानुसार और मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से संचालित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिन संस्थानों या पाठ्यक्रमों को नियामक संस्थाओं की मान्यता नहीं है उनके संबंध में सरकार कानून के अनुसार निर्णय ले रही है। और राजभर ने कहा है कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदर्शी और व्यवस्था और युवाओं के हितों को प्राथमिकता दे रही है। और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए सरकार के फैसले का राजनीतिक विरोध करने का आरोप भी लगाया। तो क्या दिक्कत है? शिवपाल जी बैठे, शिवपाल के शासन में पेपर बेचे जाते थे, नौकरी बिकती थी, वही बैठ के कर रहे हैं ना। 5 साल क्या करते थे? सूची बनाते थे वो कि अयोग्य बच्चों से पैसा लेकर के योग्य बनाते थे, अयोग्य लोगों को फेल करते थे, वही काम कर रहे हैं ना। देखिए, यूजीसी से जो अप्रूव्ड नहीं था, इस नाते वो डिग्री के लिए मान्यता खत्म कर दी गई है। केशव जी कह रहे हैं मदरसों को बंद कर देना चाहिए, ये आतंकवादी की जर्नी नहीं है। और यही बिल था उसका, और कोई मकसद नहीं। पढ़ाई नहीं होगी जो मान्यता ले लें यूजीसी से। अब पुरानी डिग्री अब जब नहीं मान्य है, अप्रूव्ड नहीं है, तो क्या करेंगे? सर ओम प्रकाश सिंह साहब कह रहे हैं कि हमारे पुरानी डिग्री भी रद्द हो जाएगी। मदरसा जो है भाई, अगर जब आप भारत सरकार से यूजीसी नहीं लिए हैं और चला रहे हैं मान्यता, आप दे रहे हैं डिग्री, तो फर्जी नहीं माना जाएगा? सभी मदरसों पे लागू नहीं, जो अप्रूवल नहीं लिया सब पे लागू होगा। केशव जी के बयान पर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं मदरसे बंद कर दिए जाने चाहिए क्योंकि आतंकवादी की जर्नी है। अब वो सही कर रहे हैं अपने विचार से। सर ओम प्रकाश सिंह साहब आज भी कह रहे थे कि जाओ मर्दे, ओम प्रकाश से पूछो। ओम प्रकाश से तो खुद ही हैं, झूठ है, बेमतलब की बात करते हो। चलो। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि वर्ष 2027 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता विकास, सुशासन, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर भाजपा का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष में हुए विकास कार्यों का लाभ हर वर्ग तक पहुंचा है और इसी कारण जनता लगातार भाजपा पर भरोसा जता रही है। और मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता विकास के आधार पर ही अपना जनादेश देगी। और मदरसा शिक्षा से जुड़े सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्रीय हित, संवैधानिक और मूल्य और राष्ट्रीय एकता की भावना का मजबूत करे। और उन्होंने इस मुद्दे पर सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनने जा रही है। ये श्री अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी के जितने भी नेता उन सबको पता है कि प्रदेश की जनता सपा को आने नहीं देना चाहती और भाजपा को जाने नहीं देना चाहती। जो सुशासन है, जो विकास है, जो गरीब कल्याण है, जो महिला सशक्तिकरण है, जो युवाओं का उज्जवल भविष्य के लिए, जो अन्नदाताओं को सामर्थ्यवान बनाने के लिए जो कार्य हो रहा है वो ऐतिहासिक हो रहा है और प्रदेश में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। और इस बदलाव का असर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता महसूस कर रही है। इसलिए एक बार नहीं, वो बार बार भाजपा को आशीर्वाद दिया है और आगे भी देगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा है और आज भी इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से जो भी प्राप्त करता है वो भारत माता की जय नहीं बोलता, वो वंदे मातरम गान नहीं करता और उसकी मानसिकता जैसे किसी आतंकवादी की होती है उस प्रकार की बन जाती है। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव ने विपक्ष के विरोध का प्रदर्शन जनता की आवाज बताते हुए कहा है कि सरकार को उठाए जा रहे मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न मामलों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जनता का भरोसा कमजोर किया है और सरकार को पारदर्शिता के साथ अपनी स्थिति का स्पष्ट करनी चाहिए। और राम मंदिर चढ़ावा मामले में उल्लेख करते हुए डिम्पल यादव ने कहा कि यदि किसी भी प्रकार की भीतिया अनियमितता के आरोप सामने आते हैं
तो उनकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आस्था से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शी और जवाबदेही आवश्यक है। साथ ही उन्होंने प्रदेश की सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि जनता अब जब जवाब मांग रही है। इधर डालेंगी, सब लोग सरकार से डर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये चोरी हुई है, धातु की चोरी, चंदा की चोरी, तो ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ हर आम लोगों में आक्रोश है इस बात का। और हम चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो, लेकिन सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है। तो लोग चाहते थे कि ये देश का पैसा है, लोग चाहते थे कि सही ढंग से इसका प्रयोग हो, तो वो नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं हजारों करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं। अभी तो ये भी नहीं पता कितने लुटे हैं। मतलब जब से स्थापना हुई, जब ये मंदिर बना, उसे कंस्ट्रक्शन में भी अब उंगलियां उठाई जा रही है, जमीनों को लेकर उंगलियां उठाई जा रही है, दान पात्रों को लेकर उंगलियां उठाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये देश की धरोहर है और मैं समझती हूँ सरकार को उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। दतिया और बांकीपुर में जो रिजल्ट आया है उसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, और क्या ये यूपी के लिए एक तरह से वो होगा आने वाले समय में? बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, लेकिन रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, क्योंकि ये उपचुनाव था और यूपी का रेगुलर चुनाव होगा, तो उसमें अलग परिस्थितियाँ हो सकती है, हो सकता है इससे भी अच्छी परिस्थितियाँ हो, लेकिन एज अ पार्टी हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। मैम, बांकीपुर जो है वहाँ पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, वो खाली 52,000 से नवंबर में जीतती है बीजेपी और अब 18,000 से हारती है। क्या देखते हैं सरकार? ये तो मैं समझती हूँ दर्शाता है कि लोगों में कितना आक्रोश है और कितना लोग पस्त हैं सरकार से। डबल इंजन की सरकार है, जहाँ जहाँ चल रही है। मैं समझती हूँ देश को गड्ढे में जाने का काम किया लोगों ने। और हम देख ले कानपुर में क्या हाल है, जो अपनी सड़क बनी थी, एक्सप्रेसवे जो बना है, उसमें कितने गड्ढे हो गए, कैसे पानी बह रहा है। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। अंदर भी हिसाब इसी चीज का लेंगे क्या आप? चढ़ावे का सब चीजें हम चाहते हैं कि डिस्कशन हो सब चीजों पे। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य हर बच्चे की गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा है कि सरकार चाहती है कि सभी वर्गों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट और अन्य पेशेवर क्षेत्र में आगे बढ़े तथा विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे। ब्रजेश पाठक ने मदरसों में कामिल और फाजिल डिग्री से जुड़े फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार युवाओं को मुख्य धारा की शिक्षा और कौशल विकास जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास मिशन के माध्यम से युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार विकास, शिक्षा और जन कल्याण के एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट भी प्रदेश के विकास और जनता के हितों पर ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। देखिए, हमारी सरकार उदारवादी सोच रखती है और हर बच्चे का अधिकार है उससे क्वालिटी एजुकेशन मिले, ऐसी शिक्षा मिले जिससे वो सीधे रोजगार से जुड़ सकें। आज देख रहे होंगे कि सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के तहत हमारा मानना है हमारे अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, वो चिकित्सक बने, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएं और इसके अलावा स्वरोजगार के लिए हमारे कौशल विकास मिशन से जुड़ें। और ये जो कुछ जो मैं कह सकता हूँ जो लगातार जो रूढ़िवादी तत्व हैं वो अपने बच्चों को भी वही लादना चाहते हैं। ऐसा नहीं चलना चाहिए। रूढ़िवादिता समाप्त हो चुकी। भारत एक विकासशील से विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो रहा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। जब तक हर बच्चा शिक्षित नहीं होगा, हर बच्चा उच्च शिक्षा नहीं पाएगा, हर बच्चा अंतर्राष्ट्रीय मानकों की शिक्षा नहीं पाएगा, हमारा देश प्रदेश विकास नहीं कर सकता। और हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के साथ है। हम सभी अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को हम सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के तहत उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था के तहत उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसे जो उत्तर प्रदेश का मैन पावर है पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में काम करके प्रदेश के विकास में सहायक। फिलहाल के लिए इतना ही। तजर्बा देखते रहे हम टीवी भारत।